हरे कृष्णा। मैंने लास्ट टर्न पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 स्टार्ट किया था, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, वो पढ़ाया था। आज उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? बोरोइंग कॉस्ट एक होता है बोरोइंग अमाउंट, हम उसकी बात कर नहीं रहे, हम बोरोइंग कॉस्ट बता रहे हैं। आपको दो तीन चीजें, चार चीजें मैंने बताई थी। क्या क्या होता है बोरोइंग कॉस्ट? एक तो जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो बोरोइंग कॉस्ट है। हमने किसी से लोन लिया, हमने इंटरेस्ट पे किया, वो है बोरोइंग कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि हमने लोन लिया और हमने लेट से बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ली। अब बैंक ने ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर दी 10 लाख रुपए की। हमने ओडी लेकिन उठा रखा है केवल 8 लाख, अभी 8 लाख की जरूरत है, 10 लाख का सैंक्शनिंग पड़ा है, उठाया 8 लाख है। तो बैंक हमसे ब्याज लगाता है 8 लाख पे, लेकिन बैंक कहता है सर 2 लाख और भी तो आपका है, जो हमने आपके लिए अलग रख रखा था क्योंकि आपने उतना अमाउंट सैंक्शन करवा रखा था, वो तो हम किसी और को भी नहीं दे पाए। तो बैंक क्या करता है, उस पे हमसे कमिटमेंट चार्जेस लेता है। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि सर आपने तो कमिटमेंट 10 लाख की दी थी, 8 लाख जो आपने ले लिए उस पर तो हम ब्याज लेंगे, जो भी हमारा आपका ब्याज का रेट था, 8%, 10%, 9%, 12%, वो ब्याज। और जो आपने पैसा उठाया ही नहीं उस पर बैंक कमिटमेंट चार्जेस लेता है। ब्याज तो ले नहीं सकता, ब्याज पैसा उठाया नहीं, लेकिन कमिटमेंट ले लेता है। वो कमिटमेंट चार्जेस कम रहते हैं, 1-2%, 3%। तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। बोरोइंग कॉस्ट एक ब्रॉडर वर्ड है। आमतौर पे मार्केट में लोग समझते हैं कि केवल ब्याज, तो केवल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट भी है, उससे रिलेटेड चार्जेस यानी कमिटमेंट। इसके अलावा आप जैसे लोन किसी से ना अरेंज कराते हैं, मान लो आप लोन ले रहे हो किसी एजेंट के थ्रू, एजेंट को आपने दी कमीशन, वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट। इसके अलावा आपको सिखाया था एक डिबेंचर्स के बारे में बात। मान लो आपने डिबेंचर इश्यू करे किस पे? डिस्काउंट पे। जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं तो वो जो डिस्काउंट होता है वो भी नुकसान है, वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। भाई एक डिबेंचर जब इश्यू करे तो एक तो उनको जो ब्याज देंगे वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, प्लस जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ये एएस कहता है सर ये भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। आपने क्यों डिस्काउंट पे दिए? आपका चाचा लगता था क्या? वो आपका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, आपने डिस्काउंट पे सिर्फ उसको एक लालच दिया, एक रिश्वत दी है। आपने जो ये लालच दिया कि ये डिबेंचर आपके खरीद ले, ये भी एक तरीके की बोरोइंग कॉस्ट। या कई बार क्या होता है, हमने डिबेंचर आज इशू किया और हम सामने वाले से कह रहे हैं कि सर हम इसको रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। तो अगर हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो वो भी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। उसको ना धीमे धीमे करते हुए राइट ऑफ किया जाता है, अमोर्टाइज किया जाता है। तो जो डिस्काउंट को हम अमोर्टाइज कर रहे हैं या प्रीमियम को अमोर्टाइज कर रहे हैं, ये डिस्काउंट या प्रीमियम भी बोरोइंग कॉस्ट है। इतनी बात समझ गए? मैं आपको बताता हूँ ये कहां कहां लिखा है, फिर और भी समझाता हूं। देखो ये है आपका बोरोइंग कॉस्ट का पहले मतलब, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब एक तो इंटरेस्ट हो गया, कमिटमेंट चार्जेस हो गए बोरोइंग्स पे, कमिटमेंट चार्जेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। दूसरा हो गया कि हमने ये समझाया आपको अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी मतलब होता है रिलेटेड, एंसिलरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड कॉस्ट रिलेटिंग टू बोरोइंग, यानी जो भी कॉस्ट, जो भी खर्चे बोरोइंग से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कमीशन टू एजेंट, या एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर इसका, सीए को फीस दी, फीस पेड टू सीए फॉर अरेंजिंग लोन, फीस पेड टू सीए फॉर अरेंजिंग लोन, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया amortization ऑफ डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब वही डिवेंचर से समझिए तो जल्दी समझ में आएगा कि डिवेंचर जो हमने इशू करे डिस्काउंट पे इशू करे तो वो भी, या प्रीमियम पे रिडीम होंगे तो वो भी, ये भी हमारा बोरोइंग कॉस्ट है। ठीक, कुछ लोग बोरोइंग कॉस्ट को इंटरेस्ट बोलते हैं और कुछ लोग इंटरेस्ट का एक और नाम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कराने के लिए जो हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने एक और लिख रखा है फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस चार्जेस फॉर जो तुमने एसेट वगैरह उधार पे लिया हुआ है। तो हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, फाइनेंस चार्जेस भी। चार चीजें हो गई। पांचवी चीज जिसपे आपको क्वेश्चन कराया था, एक्सचेंज डिफरेंस, कि आज हमने लोन लिया और लोन हमने जब लिया बाहर से लिया, फॉरेन कंट्री से। अब लोन लिया, आपको वो याद हो अगर क्वेश्चन ये वाला, तो हमने लोन लिया था जब रेट चल रहा था 45 का। हमने $10,000 का लोन लिया, आज जब लोन लिया $10,000 का, आज क्या चल रहा था, लेट से $1 आज
₹45 का चल रहा था। तो यानी हमारे लिए वो लोन कितने का पड़ा? 10,000, मतलब वो लोन में हमें कितने रुपए मिले? $10,000 इंटू 45, यानी हमें मिले 4.5 लाख रुपए। इंडिया में हमने लोन बाहर से लिया, उसको कन्वर्ट करा लिया। बाद में क्या हुआ, ईयर एंड पे मैं क्या देख रहा हूं कि $1 बढ़ के हो चुका है 48 का। वो जो क्वेश्चन में था वो 48 ही था। अब इससे क्या होगा सर? इससे दिक्कत क्या आ रही मेरे लिए? सुनो, इससे मेरे लिए दिक्कत क्या आ रही है कि अब मेरा जो लोन था वो था तो $10,000, हमें चुकाना तो $10,000 पड़ेगा। बट $10,000 आज जब हम मार्केट से लेने जाएंगे तो 45 का नहीं मिलेगा, वापसी करने के लिए हमें कितने का मिलेगा? 48 का। जब 48 का मिलेगा तो आज हमें 4,80,000 रुपए की जरूरत है। मिले थे 4.5 लाख, देना पड़ रहा है 480, यानी 30,000 का नुकसान तो हो गया प्रिंसिपल में, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। लोन पे जो ब्याज देंगे, ध्यान समझिए, जो लोन लिया है इस पे जो भी ब्याज बनेगा, वो भी ब्याज तो निकालेंगे, वो ब्याज तो आपका बोरिंग कॉस्ट है ही, वो तो इंटरेस्ट में पढ़ ही लिया। साथ में ये जो एक्सचेंज लॉस हुआ है ये भी आपकी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन ये एएस कहता है सर हम ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, हमने कहा कितना डिफरेंस है, कितना नुकसान है, कितना नुकसान दिख रहा है आपको? ये 30,000। ये एएस कहता है, जो आप पढ़ रहे हैं एएस 16 कहता है सर हम एएस 16 के हिसाब से पूरी इसको बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे। हमने कभी बताएंगे आपको, पहले तो बोरोइंग कॉस्ट का मतलब समझा दे, फिर उसका ट्रीटमेंट समझाएंगे, ठीक है? तो एक हो गया एक्सचेंज डिफरेंस, यानी बोरोइंग कॉस्ट क्या क्या हो गई? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड चार्जेस, यानी कमिटमेंट चार्जेस। एमोर्टाइजेशन हो गया रिलेटिंग टू बोरोइंग, कमीशन वगैरह जो पे किया हमने, डिबेंचर्स वगैरह डिस्काउंट पे इशू करें, या फिर फाइनेंस चार्जेस भी बोल सकते हैं, और या फिर एक्सचेंज डिफरेंस, जिसपे एक वही क्वेश्चन मैं एक बार और करा दूंगा, आप कह रहे हैं ना एक बार और करा दूंगा। ये तो हुई बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है वो सुनिए। छोटे में जब हम लोग थे, मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं ताकि लेक्चर 1 भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। छोटे में जब हम लोग थे तो छोटे में हम लोग क्या करते थे, जो भी इंटरेस्ट आता था, बोरोइंग कॉस्ट अगर छोटे समझे तो एक इंटरेस्ट बोल लेते हैं, वैसे बोरोइंग कॉस्ट एक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी है और भी बहुत सारी चीजें दिख रही है, लेकिन छोटे में क्या करते थे, इंटरेस्ट को हम लेकर चले जाते थे पीएनएल में। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 इंटरेस्ट दिखाते थे। अब ये एएस क्या कह रहा है सुनो, ये एएस कह रहा है कि सर रुकिए, सारे ही बोरोइंग कॉस्ट, सारे इंटरेस्ट से बढ़िया क्या बोले, सारी बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल में नहीं जाती। हमने कहा मतलब, कह रहा सर कुछ बोरोइंग कॉस्ट ऐसी होती है जो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाती है, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। जैसे हम लोग जब छोटे में डेप्रीशिएशन का चैप्टर पढ़ा करते थे, तो डेप्रीशिएशन के चैप्टर में हम लोग सीखा करते थे कि जब भी कोई एसेट खरीदें तो जब तक वो एसेट इंस्टॉल ना हो जाए, रेडी टू यूज ना हो जाए, पुट टू यूज ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज करते थे। कि मशीन खरीदी 1 लाख की, मान लो मुंबई से मशीन खरीदी 1 लाख की, मुंबई से कानपुर आई, 10,000 लग गया भाड़ा और 5,000 ले गया इंस्टॉल करने वाला, तो हमारी मशीन जो है वो 1 लाख नहीं है, 1,15,000 हो गई। जब हम एंट्री करते थे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे। सेम तरीके से ये यस कह रहा है कि सर मशीन पुट टू यूज करने तक का जो भी ब्याज है वो भी फिर कैपिटलाइज करो ना, उसको क्यों पीएनएल में ले जाते हो? यानी इस चैप्टर में, इस ईयर्स में हमको ये सिखाया जाता है कि कौन कौन सा ब्याज कैपिटलाइज होगा, यानी कैपिटलाइज का मतलब है कि एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ये ईयर्स ये नहीं सिखाता कि कौन सा ब्याज पीएनएल में जाएगा, ये सिखाता है कि कौन सा एसेट कैपिटलाइज होगा ब्याज। लेकिन हम आपको दोनों सिखाएंगे क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों करने होंगे। कैसे दोनों सिखाएंगे? हम आपको ये सिखाएंगे कि कौन सा ब्याज, ब्याज जब मैं बोल रहा हूं ना तो बोरिंग कॉस्ट बोल रहा हूं, बोरिंग कॉस्ट एक बड़ा बड़ा है, कौन सी बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में नहीं जाती वो सिखाएंगे। हम क्या सिखाएंगे आपको? कौन सी बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में नहीं जाती। तो पता है जब मैं ये सिखा दूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी बोरिंग कॉस्ट पीएनएल में जाती है, क्योंकि जो पीएनएल में नहीं जाती वो एसेट कॉस्ट में ऐड होगी, और जो पीएनएल में इसको छोड़ के बाकी सारी पीएनएल में जाती है। अब इसके लिए ये कहता है कि सर ऐसा कोई भी एसेट, ऐसा कोई भी एसेट जिसको बनने में, खरीदने में, बनने में या खरीदने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, सब्सटेंशियल टाइम मतलब एक बड़ा पीरियड लग रहा है, उस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। कौन सा एसेट बोलते हैं? क्वालिफाइंग। जिसमें बड़ा टाइम नहीं लग रहा, हम गए मार्केट से मशीन खरीद लाए, उसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलते।
जिसमें बड़ा टाइम लग रहा है। मान लो मेरे पास जमीन है, हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं, टाइम लग रहा है। अब वो बड़ा टाइम, वैसे एएस की बात माने तो आमतौर पे 12 महीने से ज्यादा जिसमें लग रहा हो, बट फॉर क्वेश्चन पर्पसेस हम 12 महीने को पकड़ के नहीं बैठते। अगर 2 महीने भी है और सब्सटेंशियल टाइम, हम सब्सटेंशियल मान लेंगे। जिस एसेट को बनने में या खरीदने में ज्यादा टाइम लग रहा है, वो एसेट हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट है। उस एसेट के ऊपर जो भी हमारा इंटरेस्ट हो रहा होगा, जो हमने लोन लिया है, वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। हाँ, अगर हम मार्केट गए और मार्केट से एसेट खरीद लाए बना बनाया, मान लो मार्केट हो गया, मैं अपने फैक्ट्री में एसी लगाना था, अब गए एसी खरीद लाए, लोन पे खरीद के लाए, ब्याज वहां पे भी देना है, क्या वो एसी हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट है? पहले तो आंसर आया नो। क्यों नहीं क्वालिफाइंग एसेट है सर? वो सब्सटेंशियल टाइम, हमें थोड़ी ना टाइम लग रहा है, तो हम तो अपने लिए देख रहे हैं, जिसने बनाया उसको वो अपने लिए समझा, हम तो अपने लिए समझ रहे हैं। हमने तो क्या किया, हम गए खरीदा, इंस्टॉल हुआ, खत्म काम। लेकिन ब्याज तो सर उसमें भी दे रहे, बोरोइंग कॉस्ट तो उसमें भी आ रही, वो बोरोइंग कॉस्ट तो है, लेकिन क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? आंसर इज नो। तो क्या उसका ब्याज एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? आंसर इज नो। तो कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। यानी जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो पढ़ते थे कि सारे खर्चे पुट टू यूज तक की कैपिटलाइज होते हैं, बट ये एएस में एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है। एएस में ये लिखा है कि पहले ये चेक करो कि बोरोइंग कॉस्ट है कि नहीं, दूसरा ये चेक करो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है भी कि नहीं। जैसे मान लो हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, शेयर खरीदने के लिए हमने लोन लिया और शेयर खरीद लिया, 10 लाख के शेयर खरीदे और लोन लिया, उसमें 1 लाख का ब्याज देना पड़ गया। तो क्या हम ये कह दें कि शेयर जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, इसलिए शेयर की कॉस्ट 10 लाख नहीं है, 1 लाख और 11 लाख है? तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्या शेयर में सब्सटेंशियल टाइम लगता है? शेयर में कौन सा सब्सटेंशियल टाइम है? कौन सा शेयर बन रहा है? तो शेयर पे अगर ब्याज दिया वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं, वो तो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होता। मान लो रॉ मटेरियल खरीद रहे, वर्किंग कैपिटल के लिए कोई लोन है, वो नहीं जाता, जिसमें भी सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है। हाँ, अगर ऐसी कोई इन्वेंट्री है, ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें आमतौर पे ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर वो उसमें जाएगा। जैसे बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनवा रहे हैं, है ना, हम रेल बनवा रहे हैं, हमने कहा हम पक गए भारतीय रेल से, हम अपनी खुद की रेल चलाएंगे, बहुत लेट होती है, ठीक है ना। या एरोप्लेन बनवा रहे हैं, या शिप्स बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, फैक्ट्री बनवा रहे हैं, फैक्ट्री शेड बनवा रहे हैं, है ना, समुद्र के ऊपर कोई सीलिंग बनवा रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें, हैवी प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहे हैं, बड़ी प्लांट एंड मशीनरी। मैंने आपको लास्ट टाइम पे प्लांट एंड मशीनरी की फोटो भी दिखाई थी। इन सब पे ये क्वालिफाइंग एसेट है। हमने कल को कार खरीद ली जाके, बताइए क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है? नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं? नहीं। तो जो भी क्वालिफाइंग एसेट होगा उसके लिए वो ऐड होता है। अब मैंने आपको उसके बाद क्वेश्चंस कराए थे। अच्छा, ये एक्सचेंज डिफरेंस का क्वेश्चन मैंने बाद में कराया था, लेकिन मैं एक बार और कराऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ और चीजें और करा दूं आज की क्लास में। एक तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज करा दूं, याद है कि नहीं याद है? वाला क्वेश्चन याद है ना? एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, पीआरएम लिमिटेड ने एक लोन लिया था, पीआरएम लिमिटेड ने एक लोन लिया था बैंक से 120 लाख का 30 अप्रैल को, और उसने यूज कैसे किया था? शेड बनवाया था 50 लाख का, मशीनरी बनवाई थी, खरीदी थी मशीनरी 40 लाख, वर्किंग कैपिटल 20 लाख, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10 लाख। इसमें एक चीज थी, मैंने आपको क्लियर भी किया था, जब भी बोलता है केवल मशीनरी या केवल प्लांट या केवल इक्विपमेंट, ऐसा कोई वर्ड यूज करता है, तो हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल टाइम नहीं होगा, ऐसी हमारी एजम्पशन रहती है। और अगर वर्ड यूज करता है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम क्या मानते हैं? वो क्वालिफाइंग एसेट है, बड़ा एसेट है। मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी की लास्ट टाइम पे फोटो दिखाई थी कि प्लांट एंड मशीनरी जब हम बोलते हैं तो छोटी मोटी मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी मशीन की बात कर रहे हैं। शेड की भी फोटो दिखाई थी ना, फैक्ट्री शेड की भी फोटो मैंने आपको दिखाई थी। अब जरा समझिए, इसमें से आपने ये 120 लाख का लोन लेके ये यूज किया, जरा इसका टोटल कितना होता है? 120 लाख, 50 लाख, 40, 90, 110, 10, 20, 120। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड कंप्लीट हुआ मार्च में, मशीनरी इंस्टॉल्ड हुई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदी उस दिन इंस्टॉल हो गई। बताओ ये क्वालिफाइंग एसेट है क्या? इसको बनने में मान ली बहुत ज्यादा समय लगा क्या? आंसर इज नो। डिलीवरी ऑफ ट्रक अभी नहीं मिला, तो आज नहीं कल जब भी मिल जाएगा, हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी ना है। टोटल इंटरेस्ट जो चार्ज किया बैंक ने वो 18 लाख। बैंक ने 18 लाख का ब्याज कितने लोन पे दिया? बैंक ने 18 लाख का ब्याज लिया है कितने लोन पे? बताओ जरा। 120 लाख के लोन पे। आपको ट्रीटमेंट बताना है इंटरेस्ट का, तो केवल ये एसेट जो है ये क्वालिफाइंग एसेट है, बाकी कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है।
इसके ऊपर जो ब्याज बनता है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। सर इसके ऊपर ब्याज कैसे निकालेंगे? टोटल ब्याज है 18 लाख, 120 लाख के लोन पे, तो 50 लाख इसी रेशियो में बांट दें, सबका ब्याज निकल आएगा। बाकी ये सारे ब्याज पीएनएल में जाएंगे नीचे वाले। तो ये ब्याज कैसे निकलेगा सर? 18 अपॉन 120, 18 लाख अपॉन 120 इंटू 50। और बाकी ये सब कैसे निकलेगा? ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये वाला ब्याज, ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं जरा, 18 अपॉन 120 इंटू 50 कितना होता है? 7.5। 18 लाख के ब्याज में 7.5 लाख का ब्याज जरा माइनस करो, बचा कितना? 18 माइनस 7.5, 10.5। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। 10.5 लाख का ब्याज तो पीएनएल में जाएगा और 7.5 लाख का ब्याज क्या होगा? शेड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यानी शेड की कॉस्ट अब जो हो जाएगी 50 तो थी ही, 7.5 ब्याज, और अब शेड की कॉस्ट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 57.5। ये ट्रीटमेंट ये कहता है जो आपने लास्ट रन पे देखा था कि 50 लाख का शेड है, 7.5 लाख कैपिटलाइज होगा, बचा हुआ 10.5 लाख आपका डेबिट होगा। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, आई थिंक ये समझ में आ गया था, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन 2 ये समझ में आ गया था। इसके बाद अब मैं आपको कमेंसमेंट सस्पेंशन भी सब समझाऊंगा, सेसेशन ये भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा आपको। इलस्ट्रेशन 3 भी कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन 4 पे लेके चलता हूं, क्वेश्चंस कराता जाऊंगा और जो नई चीजें आएंगी वो समझाते जाऊंगा। यहां से पढ़ना था ना, थर्ड तक ही किया था। चलो देखते हैं। टेक लिमिटेड हैज बोरोड, टेक लिमिटेड कंपनी का नाम है, इसने बोरो करे हैं 30 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2001-2, ऐसे बोल लीजिए, या जो मानना हो मान लीजिए। इस साल इसने 30 लाख रुपए उधार लिया। बोरोइंग्स आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड। ये 30 लाख रुपए से इसने क्या कर दिया? शेयर्स खरीद लिए। किसके शेयर्स खरीद लिए? गिव लिमिटेड के। गिव लिमिटेड कौन है? एक सब्सिडरी है टेक लिमिटेड की। और ये कर क्या रही है सब्सिडरी? गिव लिमिटेड क्या कर रही है? विच इज इंप्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। टेक नहीं एक नया प्रोजेक्ट बना रही, कौन बना रहा है? गिव बना रही है एक नया प्रोजेक्ट जो एस्टिमेटेड है 50 लाख रुपए का, 50 लाख का एक प्रोजेक्ट बना रही है। एज ऑन 31 मार्च, साल खत्म होने पे, सिंस सेड प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीट, सेड प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, गिव लिमिटेड भी बना ही नहीं पाई। द डायरेक्टर्स ऑफ टेक लिमिटेड, टेक लिमिटेड के डायरेक्टर्स, टेक लिमिटेड कौन हो गई? होल्डिंग। गिव लिमिटेड कौन हो गई? सब्सिडरी। डायरेक्टर्स कह रहे हैं रिजॉल्व टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट। कह रहे सर हमने जो ब्याज पे किया, 30 लाख का लोन लिया, उस पे जो भी ब्याज पे किया इसको कैपिटलाइज कर देते हैं ऑन बोरोइंग्स अमाउंटिंग टू 4 लाख। ब्याज है 4 लाख का, कह रहे इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जोड़ देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि सर हमने ना 30 लाख का लोन लेकर के ये शेयर खरीदे, 30 लाख के, 30 लाख के शेयर हो गए, 4 लाख का ब्याज हो गया, नहीं हम शेयर कर देते 34 लाख का। आपको तो ये समझना पड़ेगा क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं। पहले तो ये 4 लाख हम बोरोइंग कॉस्ट तो है, ब्याज तो दे रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट तो है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? तो साहब हम किसके नजरिए से समझें? टेक के नजरिए से कि गिफ्ट के नजरिए से? टेक के लिए, हम तो टेक का काम कर रहे हैं। टेक ने क्या खरीदा? शेयर। क्या शेयर बनने में बहुत टाइम लग जाता है? तो शेयर बनने में बहुत टाइम लगता है, यानी ये शेयर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। इसलिए जो डायरेक्टर्स हैं टेक के ये गलत बोल रहे हैं। इनको बोलना पड़ेगा कि जाओ पहले एएस पढ़ के आओ 16 और सही करो। तो ये 4 लाख ऐड नहीं होगा तो कहां लेके जाएगा? पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा पूरा का पूरा 4 लाख, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। वैसे भी बताएं आपको, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसके ऊपर एक सेपरेट एएस बना हुआ है, एएस 13, वो भी आप पढ़ेंगे, वो भी आपके करिकुलम में, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेकिन अभी के लिए तो हमको वैसे भी समझ में आ गया क्वालिफाइंग एसेट नहीं। अब बताओ सॉल्यूशन घर पे आप पढ़ोगे? ठीक है, 3-4 बार पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में भी समझ में आए, और एमसीक्यू भी आप कर ही लेंगे। मैं आपको अब मेन कुछ चीजों पे लेके जाता हूँ, एमसीक्यू आप कर लोगे। हाँ पहले एक ये एमसीक्यू मेरे को लग रहा है आपको ये करा देता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। थ्योरी तो आप कर ही लोगे। छोटे में आपको अगर याद हो तो सीए फाउंडेशन में भी इवन था, इन्वेंट्री का एक चैप्टर था, और वैसे उसके ऊपर AS2 होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। जब भी हम इन्वेंट्री स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो स्टॉक को हम किस पे वैल्यू करते हैं? जो भी उसकी कॉस्ट होती है या जितने पे वो बिक जाएगा, जो उसको हम एनआरवी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। मान लो एक एसेट है, स्टॉक है, हमारे पास पेन है, पेन हम बेचते हैं, पेन की मेरी कॉस्ट है 10 रुपए की, और हमें लग रहा है ये बिक जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू 12 में। तो हम जब अपनी बुक्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बना रहे हैं ये,
बैलेंस शीट में अभी बिका नहीं है तो स्टॉक करके या इन्वेंट्री करके कितने रुपए का दिखाएं, 10 का कि 12 का? 10 का ही दिखा सकते हैं, 12 का थोड़ी ना दिखाएंगे। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है। या फिर अगर ऐसा होता कि 10 का हमने खरीदा लेकिन अब मार्केट में ये पेन की डिमांड बहुत कम हो गई, हमें ऐसा लग रहा है कि बिकेगा केवल 8 रुपए का, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जितने का बिक जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो हम 8 का दिखाएंगे। अब समझते हैं इन्वेंट्री जो होती है, स्टॉक, स्टॉक दो तरीके के होते हैं। दो तरीके का मतलब, हाँ, एक वो जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम नहीं लग रहा है, जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम नहीं लग रहा, आपके रूटीन नेचर का आप यही काम करते ही हैं, यही आपका मेन काम है, मेन काम इतना ही टाइम लगता रहता है, कोई बहुत भयानक टाइम नहीं लग रहा। उसको बनाने के लिए अगर आपने लोन लिया, ब्याज दिया, तो क्या ये स्टॉक क्वालिफाइंग एसेट होगा? आंसर इज नो। उसका ब्याज क्या इसकी कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, वो पीएनएल में जाएगा। दूसरा स्टॉक, एक वो जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, अगर सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है तो उसका ब्याज कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट है हमारे लिए, ब्याज ऐड होगा कॉस्ट में। और फिर हम किस पे वैल्यू करेंगे? जो कॉस्ट ऐड होकर के आई या जो एनआरवी, दोनों में जो कम होगा। मतलब मान लो ऐसा चलते हैं, आपको इससे समझाते हैं कि मान लो एक स्टॉक था जिसको बनने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है और जिसकी अभी तक की कॉस्ट बिना ब्याज जोड़े अभी तक की कॉस्ट आ रही है 10 रुपए और इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 16 रुपए। ठीक, ये स्टॉक क्वालिफाइंग एसेट है, मैंने बता दिया, क्योंकि इसको बनने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इस पे जब हमने ब्याज निकाला कि अभी तक हमने बोरोइंग कॉस्ट कितनी आ रही, कितना ब्याज हुआ, तो पहला केस इंटरेस्ट, INT इंटरेस्ट लिखा है, केस 1, पहला केस इंटरेस्ट आया 4 रुपए का, हमने एज्यूम कर रहे हैं अगर 4 का इंटरेस्ट आया तो हम 4 के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो 4 के इंटरेस्ट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मतलब ऐड करेंगे, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट क्या है यहां पे? स्टॉक। यानी अब कॉस्ट कितनी बन जाएगी? दैट इज देयरफॉर कॉस्ट कितनी हो जाएगी इन्वेंट्री की? 14। ये समझ गए? केस 2 सुनना। मान लो ब्याज आया 6 रुपए का, क्वालिफाइंग एसेट है, अगेन ऐड होगा टू द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, तो देयरफॉर इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। केस 3 सुनो, मान लो ब्याज आया 7 रुपए का, अब जैसे ही हम 10 में अगर 7 ऐड करेंगे तो वो तो उसकी एनआरवी से भी ज्यादा हो जाएगी। हम कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाते हैं, कॉस्ट हो जाएगी 17 या एनआरवी और एनआरवी है 16, तो हम 7 कैपिटलाइज नहीं कर सकते, केवल कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं? 6। यानी इस 7 के दो बाइफर्केशन होंगे, एक 6 रुपए एडेड होगी टू द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक की कॉस्ट क्या हो जाएगी? देयरफॉर कॉस्ट हो जाएगी 16, बचा 1 रुपए का ब्याज, इसको कहां ले जाएंगे? चार्ज टू पीएनएल। चार्ज टू पीएनएल मतलब वो एक्सपेंस में दिखा देंगे, डेबिट कर देंगे पीएनएल में। ये क्लियर हो गया आपको? पक्का? अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ने पहली लाइन में पढ़ना, पहली लाइन में खुद बता दिया कि ये इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि इन्वेंट्री में कुछ क्वालिफाइंग होते हैं, कुछ नहीं होते। एग्जाम में सुन लेना, एग्जाम में आपको बता देगा, ना बताए तो आप अपने मन से एजम्पशन मान सकते हो, हाँ, कि सब्सटेंशियल टाइम लगा था तो क्वालिफाइंग है, या फिर आप ये मान सकते हो कि सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगा था तो क्वालिफाइंग नहीं है। क्या मानना एग्जाम में बेटर होगा? एजम्पशन अगर माननी पड़े, देखो पहले तो क्वेश्चन खुद बता रहा होगा, अगर क्वेश्चन खुद कह रहा है सब्सटेंशियल टाइम वगैरह नहीं लगा है तो हम कहेंगे क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, जो भी ब्याज है पीएनएल ले जाओ। सब्सटेंशियल टाइम लगा है तो फिर तो हम कहेंगे क्वालिफाइंग एसेट। कुछ नहीं बता रहा है, हम एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम करना बेटर होगा? हाँ, ये मानना कि क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि अगर आप ये एज्यूम कराए कि हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि सर सब्सटेंशियल टाइम नहीं लगा है, तो फिर करना कुछ नहीं होगा, फिर ये 16 तो गया किनारे, आप कहेंगे पूरा पीएनएल ले जाओ। तो ऐसी एजम्पशन भी नहीं करनी कि हमारा काम कम हो जाए बहुत। देखो बहुत स्मार्ट गेम खेलना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत सारी चीजें अभी तो पूरा ना सी इंटर पड़ा है, इस कभी इतनी भयानक भी एजम्पशंस नहीं कर लेनी है कि हमारा काम 3 घंटे की जगह 10 घंटे का हो जाए, लेकिन इतनी कम भी नहीं कर लेनी है कि काम भी बिल्कुल ही ना बचे, ना काम बचेगा ना नंबर बचेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये करना है, लेकिन यहां तो बता रहे हैं इफ द अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन,
इन केस ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS 16 इज रुपीज 12,000। कह रहा है ये 12,000 एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए, मतलब ये बोरोइंग कॉस्ट बता दी कि एलिजिबल है, क्वालिफाइंग एसेट था, 12,000 का ब्याज है, 12,000 बोरोइंग कॉस्ट, और अभी तक की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 40,000, बिना ये ब्याज जोड़े कितनी है 40,000, यानी अगर हम जोड़ देते अपने दिमाग में सोचे तो बन जाएगी 52,000 की। लेकिन दिक्कत क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू केवल जो स्टॉक की है वो 45 है, तो हम पूरा 12,000 तो ब्याज जोड़ नहीं सकते। कितनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, 5,000 को ही कर पाएंगे। आप समझ गए क्यों, व्हाट अमाउंट कैन बी कैपिटलाइज एज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, कितना कैपिटलाइज करेंगे, तो 40 पहले से कैपिटलाइज है, इसका 5 ही कर पाएंगे, 5 है। और अगर इसी में आपसे पूछता कि कितना पीएनएल में लेके जाएंगे तो बताओ 7,000, 12,000 में 5,000 कैपिटलाइज हो गया, 7,000। क्लियर हो गई पिक्चर। मैं इसी में अच्छा अगर आपसे एक आधी चेंजेस और करके पूछूं तो बताइएगा। मान लीजिए ये 45,000 ना होता, ये 50,000 होता, और ऑप्शन हटा देते हैं, आप बताइए क्या आंसर होता है, या ऑप्शन पड़े रहने देते हैं, चलो ऑप्शन पड़े रहने देते हैं, आपको डी ई कुछ और करना हो, ए बी सी डी होना चाहिए ना, कुछ कुछ गलतियां इंस्टीट्यूट की। चलो हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन सही होता, या ई एफ जो आप बनाना चाहें। अगर सब कुछ यही होता, बस ये 50 होता तो 10,000 होता, पक्का, आर यू श्योर। और अगर ये 60 होता तो बताओ 20,000 होता तो 12 होता, 12 ज्यादा तो ऐसे भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है क्लियर। तो वैसे ओरिजिनल रहने देते हैं, ओरिजिनल का क्या आंसर आया था हमारा 5,000, ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक था, ठीक है। उसके बाद एक ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए मैं पहले समझाता हूं आपको ये है क्या। AS 16 बेसिकली 3 चीजें बताता है, मतलब बोरिंग कॉस्ट तो क्या होती है वो समझ गए, ट्रीटमेंट समझ गए। AS 16 में बेसिकली कहता है कि सर एक एसेट के जीवन में आमतौर पे 3 डेटे आती हैं। एक वो डेट आती है जब से कैपिटलाइजेशन कमेंस होता है, जब से कैपिटलाइजेशन कमेंस होता है। एक वो डेट आती है जब कैपिटलाइजेशन सीज हो जाता है, सेसेशन, यानी आप उसके बाद के बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। और एक बीच में आता है सस्पेंशन पीरियड। मैं तीनों समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कमेंस कब से होगा वो समझिएगा। सोचिए एक बात समझते हैं, मान लो मेरे को ना एक हैवी मशीन बनवानी है, एक हैवी मशीन 1 करोड़ का खर्चा आएगा। मैं गया बैंक, मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, बैंक ने 15-20 दिन का समय लिया, हमको 1 करोड़ का लोन दे दिया, हमने 1 करोड़ का लोन मिल गया। उसके 1 महीने बाद मेरा पहला खर्चा हुआ मशीन बनवाने में, पहली बार जो खर्चा हुआ मशीन बनवाने के लिए वो 1 महीने बाद हुआ। AS 16 कहता है ये बताओ सर क्वालिफाइंग एसेट पे आपका एक्सपेंडिचर कब कमेंस हुआ है। हमने कहा भाई पहला खर्चा ये 1 महीने बाद हुआ है। कह रहे वहां से कैपिटलाइज होगा, ऐसा नहीं कि लोन तुम 10 साल पहले लेके बैठ गए थे, आज एसेट बनवा रहे हो तो 10 साल से तुम ना कैपिटलाइज कर बैठोगे, वो कैपिटलाइज होगा। हमने कहा ठीक। अब सेसेशन भी समझ लेते हैं, सेसेशन बीच में आएगा सस्पेंशन। सीज कब होगा, मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं उसमें थोड़ा बहुत कभी इंटीरियर करा देता हूं कि यहाँ पे फ्लावर पार्ट रख देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से करा देते हैं, झुनझुना लटका देते हैं, अच्छा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। अभी जब तक लोन नहीं रीपे करेंगे तब तक बैंक तो ब्याज ले ही रहा है, बोरिंग कॉस्ट तो आ ही रही है। क्या हमेशा कैपिटलाइज करते रहेंगे, नहीं। जब मेन एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाएगी, भले ही अभी उससे रिलेटेड एंसिलरी थोड़ी बहुत चीजें बची हो, लेकिन मेन चीज कंप्लीट हो गई है, तो हम वहां पे सीज कर देंगे। या कई बार क्या होता है, मान लो हम ना बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं, जिसकी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स रहेंगी, सेकंड फ्लोर पे मल्टीप्लेक्स रहेगा। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अभी बन रहा है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनके कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फ्लोर बचा है, और हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ऑपरेटिव कर दिया। हमने कहा लोग आए, कम से कम पार्किंग में आए, पैसा मिलेगा ना, आएंगे 4 चीजें खरीद, थोड़ा पैसा आना तो शुरू होएगा। अब हम जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का यहां तक का ब्याज है, जब तक वो बन के कंप्लीट हुआ वहीं तक का तो कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का ग्राउंड और फर्स्ट का कैपिटलाइज नहीं होगा, उसके बाद का वो पीएनएल में जाएगा। हाँ, जो सेकंड फ्लोर बन रही है वो जब तक बन के कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसका कैपिटलाइज हुआ। मतलब अगर कोई एसेट बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद का उसका ब्याज कैपिटलाइज नहीं होगा, या ऐसा कोई पार्ट में बन रहा है जो एक पार्ट अपने आप में कमेंस हो सकता है, अलग अलग हैं, तो वो पार्ट का अलग वहां तक कैपिटलाइज होगा, वो पार्ट का अलग। अच्छा कई बार क्या होता है, कभी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, अब प्रोजेक्ट एक लंबा प्रोजेक्ट बन रहा है,
ये एक टाइमलाइन है। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कमेंस किया, प्रोजेक्ट बन रहा था, बीच में क्या आया, यहाँ पे हमें किसी कारणवश काम रुकवाना पड़ा, हमें काम सस्पेंड कराना पड़ा किसी कारणवश। बैंक हमसे ब्याज तो उस टाइम का भी ले ही रहा है, हमें काम सस्पेंड कराना पड़ा। अब उसके ना आमतौर पे दो कारण हो सकते हैं, एक नॉर्मल रीजंस हो सकते हैं, एक एबनॉर्मल रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री बन रही है, मेरी लैंड है, उस पर फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, एक दिन बारिश हो रही थी, उस दिन काम नहीं हुआ। क्या लगता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल? नॉर्मल रीजन। अच्छा, एबनॉर्मल कौन होगा? जो नॉर्मल नहीं है। फैक्ट्री बन रही है, हम सही बात है, जो नॉर्मल नहीं वो एबनॉर्मल। फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री बनने में बीच में क्या हुआ, कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, 6 महीने काम बंद पड़ा रहा। सवाल यह आता है, क्या हम ये सस्पेंशन पीरियड का ब्याज भी कैपिटलाइज करेंगे? ये 6 महीने का ब्याज, 6 महीना हो, 2 महीना हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, एनीथिंग, क्या ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये सस्पेंशन नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था। अगर ये नॉर्मल सस्पेंशन था तो हाँ कैपिटलाइज होगा। ये हमें 1 दिन 2 दिन पीरियड्स पे ना जाना, हो सकता है वो नॉर्मल हो, 1 महीना नॉर्मल हो, है ना? तो अगर वो नॉर्मल सस्पेंशन था तो कैपिटलाइज होगा, यानी उसका हमें कुछ अलग से नहीं करना, उसको हम क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे, नॉर्मल है हम कुछ करना ही नहीं। एबनॉर्मल सस्पेंशन होगा, मान लो ये पूरा केस है 12 महीने, 2 महीने काम बंद रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे साइड पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बैंड, ताला लगा दिया। फिर जब तक हमने केस लड़ा कि नहीं सब कुछ ठीक था, 2 महीने बाद डिसीजन आया नहीं नहीं ठीक उनको करने दो। एबनॉर्मल रीजन और नॉर्मल, नॉर्मल रीजन सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको दिमाग सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बैन कर दिया, ये नॉर्मल होता है कि एबनॉर्मल? ये एबनॉर्मल रीजंस हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल की कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम आपको ये पढ़ा दें कि ये कारण नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, ठीक है ना? तो ये एबनॉर्मल कारण है। ऐसे में वो जो ब्याज होगा उतने पीरियड का वो पीएनएल में जाएगा, मतलब सस्पेंशन से पहले तक का ब्याज कैपिटलाइज होगा, सस्पेंशन से बाद तक का जब तक सीज नहीं हो जाता तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता ये भी कैपिटलाइज होगा। लेकिन ये जो ब्याज है ये पीएनएल में जाएगा अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर नॉर्मल एक्टिविटी होगी, नॉर्मल सस्पेंशन का कारण होगा तो भी ये भी कैपिटलाइज ही होगा, ठीक है? जैसे इस पे ना आमतौर पे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पूछने में मजा आती है। एक हम ब्रिज बनवा रहे हैं समुद्र के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए, जैसे सीलिंग, आपने मुंबई में सुना होगा सीलिंग, दिखाएं आपको सीलिंग कैसा होता है। इस तरीके का देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर, देखिए कला है, समुद्र के ऊपर सीलिंग बनवा दी है, मतलब आप देखिए साहब, वहां रामेश्वरम में तो ट्रेन भी गुजरती है ना उसके ऊपर। खैर अब ये सीलिंग बनवा रहे हैं, अब ये सीलिंग में बनवाते समय क्या हुआ, कई बार ऐसा हो जाता है कि समुद्र का पानी बहुत ऊपर आ जाता है, समुद्र में तूफान आ रहा है, उतने टाइम के लिए काम बंद करना पड़ता है, फिर नॉर्मल होता है जब यहाँ ठीक हो गया फिर काम शुरू करना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये जो समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्मल एक्टिविटी की एबनॉर्मल? नॉर्मल एक्टिविटी। उतने टाइम के सस्पेंशन हुआ, अगर उतने टाइम के ब्याज को भी क्या कैपिटलाइज करेंगे? आंसर इज यस, ठीक है? मान लो कोई काम हो रहा था किसी के यहाँ, अर्थक्वेक आ गया, चीजें बंद करनी पड़ गई 15-20 दिन के लिए, अब नॉर्मल है? एबनॉर्मल है बेटा, अर्थक्वेक आना नॉर्मल नहीं है ना, एबनॉर्मल। ये मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ आप उल्टा सीख के जा रहे हैं। नॉर्मल वो होता है, या यूं कहें इसको और समझाएं, नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए इन्होंने क्या बोला मैं उसको समझाता हूँ। नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए केवल एक ही पैरामीटर नहीं होता, जैसे आपने बोला कि वो आपने शायद प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था, किसमें पढ़ा उनसे, किसी टीचर से उन्होंने पढ़ा, नॉर्मल लॉस स्क्वायर, उन्होंने बोला कि सर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो नॉर्मल है और जो एबनॉर्मल जो हमारे कंट्रोल में है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, मतलब ये सिर्फ एक पैरामीटर है। अब जैसे आग लग गई,
कंट्रोल अनकंट्रोल अनकंट्रोल छोड़ दो, उससे ना डिसाइड करो, आप बताओ नॉर्मल क्या एबनॉर्मल। आग लग गई उसकी वजह से काम रोकना पड़ा, बताओ एबनॉर्मल एक्टिविटी। अर्थक्वेक एबनॉर्मल एक्टिविटी। फ्लड आ गई एबनॉर्मल। बारिश हो गई नॉर्मल। इतनी भयानक बारिश हो गई, बाढ़ आ गई एबनॉर्मल। ठीक है, तो वो केवल एक पैरामीटर पे नहीं जाना, आप कंफ्यूज हो गए। खैर उन्होंने इसी चैप्टर के लिए तो बताया नहीं होगा, किस चैप्टर के लिए, किसी और के लिए ना। हाँ ठीक है। हाँ चलो, तो अब पहले आप देखते हैं इसकी क्या हमें डेट बताते हो। एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये शुरुआत कर रहे हैं, विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, जिसके लिए ना कंस्ट्रक्शन के लिए बोरोइंग ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। द की डेट्स आर एज फॉलोज, और उसमें ना की इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ दी हैं, और उसमें से हमें बताना क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बताना है कि कमेंसमेंट डेट क्या होगी AS 16 के लिए, कैपिटलाइजेशन के लिए कमेंसमेंट डेट क्या होगी। तो अलग अलग डेट्स है। 15 मई को क्या हुआ, हमने लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड, यानी ब्याज लगना शुरू हो गया 15 मई को। तो 15 मई को एक तरीके से आप कह लीजिए हमने लोन ले लिया। 2 जून को क्या हुआ, टेक्निकल साइट में प्लानिंग शुरू हुई कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। 19 जून को एक्सपेंडिचर हुआ ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड, पहला खर्चा जो हुआ, खर्चा शुरू हो गया 19 जून को। 18 जुलाई को काम शुरू हुआ। आपको बताना है कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होगा। AS 16 क्या कहता है, अभी मैंने समझाया था, दोबारा समझाऊं। AS 16 ये कहता है पहला खर्चा जहां से हुआ वहां से कमिटमेंट होगा, बताओ। फिर 19 जून, यानी सही आंसर क्या होगा 19 जून, जब एक्सपेंडिचर शुरू हो गया। क्लियर। तो अपने ने 4th का बी किया है, 5th का भी बी किया है, ठीक है। आंसर बाद में देखना। खैर मैं थ्योरी पे आता हूं, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखते हैं आप इसमें क्या बताएंगे। व्हेन, इधर देखिए, व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इसी से सीख भी लेंगे, शुड सीज, सीज मतलब सस्पेंड नहीं बोल रहा है, सीज मतलब रोक दी, मतलब अब उसमें कैपिटलाइज नहीं होगा। तो व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज एज पर AS 16 एक्सप्लेन द प्रोविजन। तो थ्योरेटिकली अगर मतलब ओरली बोले तो जैसे ही बन के कंप्लीट हो गया वैसे ही सीज, लिखेंगे कैसे आइए देखते हैं। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज कब, when substantially मतलब mainly all the activities, main activities, substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset for its intended use or sale are complete। जब कौन सी एक्टिविटीज हो गई, नेसेसरी एक्टिविटीज हो गई कि हाँ क्वालिफाइंग एसेट अब इंटेंडेड टू यूज या सेल के लिए कंप्लीट है, उसकी मेन एक्टिविटीज हो गई, एक घर बन के तैयार हो गया है। अब घर घर का एक अच्छा एग्जांपल इसलिए है क्योंकि घर में जितना आप पैसा लगाते चले जाओगे उतना लगता चले जाएगा। आप घर में रह रहे हो तब भी आपको मजा नहीं आ रही, क्या फ्लोरिंग है, आपने हटवा के कजारिया के टाइल्स लगवा दिए, फिर आपने कहा ये भी खराब है, आप जाकर के आपने कहा सोने के टाइल्स लगेंगे, पैसा बहुत है हमारे पास, है ना। तो क्या ये सारा ब्याज उसी में जुड़ता जाएगा, आंसर इज नो। मेन एक्टिविटी हो गई है, सब्सटेंशियल एक्टिविटी हो गई है। आपसे ना कोई सब्सटेंशियल एक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन अगर या तो थ्योरेटिकल पूछेगा जो ये, या प्रैक्टिकल पूछेगा कि एक एसेट था जिसमें सब्सटेंशियल एक्टिविटी ये हो गई थी सर, उसके बाद थोड़ी एक्टिविटीज बची हैं, तो बताओ अभी बाद का भी ब्याज कैपिटलाइज होगा कि केवल यहीं तक का होगा। तो आप कहेंगे केवल जहां तक सब्सटेंशियल एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रिपेयर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट जो इंटेंडेड फॉर यूज है या सेल है वो कंप्लीट हो गई, वहां पे हमारी कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट वहीं रुक जाएगी। उसके बाद का ब्याज क्या होगा फिर सर, बैंक तो लेता रहेगा जब तक लोन नहीं देंगे, हम करेंगे क्या, अकाउंटिंग क्या करेंगे उसकी, पीएनएल में जाएगा, जो कैपिटलाइज नहीं वो पीएनएल। एन एसेट is normally ready for its intended use or sale when its physical construction या production is complete। एक एसेट रेडी होता है जब उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, इवन दो भले ही अभी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो, जैसे राम मंदिर बनके तैयार हुआ, ठीक है ना। उसके बाद अब उसमें लग रहा है थोड़ी सजावट के लिए यहाँ फूल और लगा दो, यहाँ कैमरा लगा दो, यहाँ ये लगा दो, वो लगा दो, मेन एक्टिविटी तो हो गई ना, राम जी तो स्थापित कर दिए गए ना, अब तो काम तो चलता ही रहेगा, तो सब्सटेंशियल एक्टिविटी हो गई साहब, ठीक है। तो कह रहा है भले ही अभी वो इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्टिल कंटिन्यू इफ माइनर मॉडिफिकेशन, माइनर मतलब मेजर की माइनर, छोटे मोटे
छोटे मोटे मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द यूजर स्पेसिफिकेशन। यूजर कह रहा है ये फोटो यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, है ना, ये कील इस दीवार की नहीं उस दीवार की। एक पिक्चर में आता है, वो क्या होता है, पिक्चर थी पुरानी, आपने देखी नहीं होगी, कॉमेडी पिक्चर थी, उसमें ना वो कील ठोक रहा होता है, शायद जॉनी लीवर होता है, कौन होता है, हाँ सनी ने देखी, पीछे हंस रहा है, कौन सी बाजीगर थी, वो कह रहा बाजीगर, मेरे को देखो नाम नहीं याद है, तो शाहरुख खान भी होता है ना उसमें, कील ठोक रहा होता है, तो वो कील उल्टी ठोक रहा होता है, वो कील जहां कीली होती है वहां से ठोकनी चाहिए, वो कील को घुमा के ठोक रहा होता है। तो एक दूसरा बेवकूफ आता है ना, वो दूसरा पता नहीं कौन आता है, तो वो कहता है वो दीवार, वो इस दीवार की नहीं इस दीवार की है, फिर उस दीवार में सर कहे तभी मैं कहूँ उसमें क्यों नहीं ठोकी। तो ये है माइनर मॉडिफिकेशन, ये तो आप जीवन भर करते रहेंगे। तो कह रहा है even though routine administrative work still continue, if minor modifications such as decoration of the property to the user specification are all that are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete। इससे ये पता चल रहा है कि सारी activities mainly complete हो गई। when construction of a qualifying asset is completed in parts, अगर construction parts में complete हो रहा है, हम एक घर बनवा रहे हैं, उसमें हम फ्लोर वाइज कंप्लीट कराते चल रहे हैं पार्ट्स में, कि ये फ्लोर ऑपरेटिव हो गई, इस फ्लोर में रह सकते हैं, इस फ्लोर में रह सकते हैं, एंड इज कंप्लीटेड एंड अ कंप्लीटेड पार्ट इज कैपेबल, और जितना कंप्लीट हो रहा है वो कैपेबल है कि वो यूज हो सकता है व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू, क्या उतने में रहे। अदर पार्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे आपको सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया, ग्राउंड और फर्स्ट बनवा दिया, वो आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, मॉल का एग्जांपल दिया, ग्राउंड फर्स्ट बनवा दिया, सेकंड में भी बन रहा है, तो कह रहा है बाकी पार्ट कंटिन्यू हो सकते हैं। Capitalization of borrowing in relation to part should cease when substantially सारी activity necessary to prepare that part or intended of sale are complete। अब बताओ, आपको घर पे 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, 5-6 बार लिखना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में लिख पाओगे। जब आप इतना मेहनत करके जाओगे तब लिखोगे इसका आधा। सीए में कहावत चलती है, समुद्र जितना पढ़ते हैं बाल्टी जितना लिखते हैं, या ऐसे चले, समुद्र जितना पढ़ते हैं बाल्टी जितना याद रहता है, मग्गे जितना लिखते हैं और चुल्लू जितने नंबर आते हैं। तो इसलिए आप इतना जब करके जाओगे तब थोड़ा लिख पाओगे। खैर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, समझ में आ गया सभी को। 7 देखते हैं, 7 थियोरेटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अब देखिएगा ध्यान से। एच लिमिटेड incurs borrowing cost for the purpose of construction of a qualifying asset। क्वालिफाइंग एसेट के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए उन्होंने बोरिंग कॉस्ट करी फॉर इट्स ओन यूज। ठीक है, एच लिमिटेड अपनी कंपनी अपने यूज के लिए बना रही थी कोई एसेट, उसके लिए बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट है। द कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड ऑन 31 मई, 31 मई को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। हाउएवर डेकोरेशन वर्क इज अंडर प्रोसेस, डेकोरेशन चल रहा है, सब्सटेंशियल एक्टिविटी हो गई है, डेकोरेशन चल रहा है, माइनर वर्क चल रहा है, which is expected to be completed by November। जो डेकोरेशन लग रहा है कब तक कंप्लीट होगा, नवंबर। आफ्टर विच उसके बाद एच लिमिटेड एबल टू स्टार्ट यूजिंग द सेड एसेट फॉर इट्स ओन यूज। एच लिमिटेड क्या चाहती है, एच लिमिटेड वांट्स टू कैपिटलाइज एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड अप टू नवंबर। एच लिमिटेड करी सर नवंबर तक का ब्याज हम कैपिटलाइज करेंगे, जबकि मेरे को तो ये लगता है, या यूं कहें आपको क्या लगता है, केवल 31 मई का तक का कैपिटलाइज होगा, बाकी कैपिटलाइज नहीं होगा, बाकी पीएनएल में जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्सटेंशियल काम हो चुका है। पढ़ के देखते हैं आंसर। तो इसी का ही एक ये थ्योरी हो गया 6th वाला, और इसी पे एक इंस्टीट्यूट ने आपको तुरंत एक प्रैक्टिकल बता दिया किस तरीके का बन सकता है। द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शैल सीज व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटी जो नेसेसरी होंगी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल इज कंप्लीटेड। तो एक प्रोविजन लिख दी दूसरे पैराग्राफ में, इन द गिवन केस एच लिमिटेड शुड कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट ओनली अप टू 31st में। The borrowing cost incurred thereafter cannot be capitalized as asset was readied for its intended use on 31st May। The fact कि decoration work is being carried out should not be considered as the asset was ready for intended use on 31 मई। क्लियर हो गया। और एक थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ो, अपने आप पढ़ो। ABC Limited is in the process of getting an entertainment park constructed। आजकल तो बहुत ये सब चलने लगे ना, एंटरटेनमेंट पार्क, थीम पार्क, लोग पागल हो जाते हैं जा करके। फॉर दिस पर्पस ABC Limited बनवा रही, फॉर दिस पर्पस इट हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। द सेड पार्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल राइड्स एंड फैसिलिटीज।
ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली। जैसे आप ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क वगैरह कानपुर में देखें तो बहुत सारी राइड्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज है जिसको आप इंडिविजुअली कि यहाँ जाना है वहां जाना है आप पैसा देकर के कर सकते हैं। मान लीजिए 3/4 पार्ट ऑफ द पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड कैन बी ओपन फॉर पब्लिक। 3/4 बन गया और इसको पब्लिक के लिए खोला जा सकता है, उतना काम हो गया। वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट 1/4 पार्ट का अभी चल रहा है। वेदर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कंटिन्यू फॉर द होल पार्क। क्या कैपिटलाइजेशन उसके बाद आप पूरे पार्क का करते रहेंगे जब तक कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगा? नहीं, 3/4 पार्क का तो वहीं खत्म हो जाएगा, 1/4 पार्क का फिर कैपिटलाइज करते रहो और 3/4 पार्क का जो ब्याज होगा उसके बाद का पीएनएल में चला जाएगा। 8th का आंसर। ABC Limited is in the process of constructing an entertainment park which consists of several rides and facilities that can operate independently for their intended use. Even though the park as a whole is not complete, the individual facilities are ready for their intended use. भले पूरा ना बनाओ, 3/4 तो बन गया है और वो आपने कहा कि कंप्लीटेड है। हाँ, अगर कुछ नहीं कहता कि 3/4 बन गया लेकिन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उसको भी किसी मतलब का नहीं है तो हम पूरा कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन उतना पार्ट अगर आप ऑपरेटिव कर सकते हैं तो फिर उसको कैपिटलाइज ना करिए। द सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, particularly when the qualifying asset consists of various parts. There are qualifying assets where each part is capable of being used while the construction continues on the other part. There are qualifying assets when all parts have to be completed before any earlier completed part can be put to use. Since in the given scenario, individual facilities are capable of operating independently and are ready for their intended use, therefore the borrowing cost shall cease to be capitalized for the 3/4. 1/4 के लिए कैपिटलाइज करते रहिए जब तक बन ना जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं। 9th देखते हैं क्या। ऑन 1st April अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹32 करोड़। ये बोरोइंग कॉस्ट है 32 करोड़ की? नहीं, ये लोन है। बोरोइंग कॉस्ट होता है उसके ऊपर जो ब्याज दोगे, ये तो लोन है ना। खैर, अच्छा कैसे यूज करें? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज। अभी सी लिंक मैंने दिखाया था, इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट सा ये क्वेश्चन भी है। 2 सिटीज के बीच में समुद्र को जोड़ने के लिए, ताकि रास्ता छोटा हो जाए, लोगों को कैसे जाने में दिक्कतें हो रही होंगी, एक सी लिंक बना रहे, एक ब्रिज टाइप का बना रहे। अच्छा 25 करोड़ का खर्चा उस पर हुआ है। अच्छा, और ब्रैकेट में लिखा है वर्क वाज हेल्ड अप, रोकना पड़ गया टोटली फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए, ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। समुद्र का पानी बहुत ऊपर आ गया था, 1 महीना रुकना पड़ गया। बताओ नॉर्मली रोकना पड़ गया कि अब नॉर्मल? जब जैसे ही अगर आप ये कह देते हो कि नॉर्मल रोकना पड़ गया, वैसे ही इस पॉइंट का हमें अलग से कुछ करना ही नहीं, खत्म हो गया हमारी। आप काट नहीं देना बुक में, हम ये तारे हमारे लिए पॉइंट इररिलेवेंट हो गया। एबनॉर्मल होता तो फिर हम क्या करते, ये जैसे मान लो अगर पूरे साल का ब्याज है और 1 महीने का ब्याज अगर एबनॉर्मल होता तो केवल 11 महीने का कैपिटलाइज करते ब्याज और 1 महीने का पीएनएल में ले जाते। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये तो ये क्वालिफाइंग एसेट है भी कि नहीं, इसको बनने में सब्सटेंशियल टाइम लगता है कि नहीं? क्वालिफाइंग एसेट है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लिखता है तो हम मानते हैं कि यहाँ बड़ा एसेट होगा। इक्विपमेंट एंड मशीनरी को हम नहीं मानते, तो हम चाहे तो एजम्पशन दे सकते हैं कि हमने इसको नहीं माना, तो हम इसको क्या मानेंगे? क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ये नहीं है। वर्किंग कैपिटल ये होता नहीं, डे टू डे के लिए लोन लिया है। परचेज ऑफ व्हीकल बनने में आपको थोड़ी ना कोई समय लगा है। वैसे भी लास्ट में मैंने आपको दिखाया था मारुति वाले कार बनाने में कितना कम टाइम लेते हैं ना। पहले उनका डेटा आया था 16 सेकंड का, फिर उसके बाद कह रहे हैं 2 सेकंड में कार बना देते हैं। परचेज ऑफ व्हीकल हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एडवांस दिया किसी को टूल के लिए, क्रेन के लिए, हमारे लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। हमने टेक्निकल नो हाउ खरीदने के लिए परचेज किया, 1 करोड़ रुपए दिया, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो एक ही तो क्वालिफाइंग एसेट बचा, बाकी तो ब्याज बता रहे। टोटल ब्याज जो लिया है बैंक ने हमसे 80 लाख का लिया है। अब आप बताओ, पहले तो इसका जरा टोटल करते हैं एक बार, ये क्रॉस हटा देते हैं, एक ही क्वालिफाइंग एसेट है। एक बार टोटल करो किसका किसका। ये 25 करोड़, देखो 32 करोड़ का लोन, 32 करोड़ हो भी रहा है कि नहीं? 25 3 2 50 लाख, 50 लाख 1 करोड़, बस इतना, जितना येलो से हाईलाइट है इस समय 32 करोड़ हो रहा है। 32 करोड़ के लोन में केवल एक ही क्वालिफाइंग एसेट है जिसमें 25 करोड़ का लोन है। अच्छा 32 करोड़ में ब्याज है 80 लाख का, तो बताओ 25 करोड़ के लिए ब्याज कितना होगा? तो आप निकाल ही लोगे, निकाल के दो। 80 लाख डिवाइड बाई 32 करोड़ इंटू 25 करोड़, 80 लाख इंटू 25 करोड़ करना है और डिवाइड करना है 32 करोड़ से। $62,50,000। ये जो ब्याज है ये कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज मतलब ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, यानी अब एसेट जो सीलिंग है 25 करोड़
प्लस 62,50,000 की हो गई। अच्छा बचा हुआ ब्याज कितना है? या तो बचे हुए ब्याज का सबका प्रोपोर्शनेट करो कि 80 लाख इंटू 3 करोड़ अपॉन 32 करोड़, 80 लाख इंटू 2 करोड़ अपॉन 32 करोड़, 80 लाख इंटू 50 लाख अपॉन 32 करोड़, या इंटू फिर ये या माइनस करो डायरेक्टली 80 लाख माइनस 62,50,000 कितना? 17,50,000। ये काहे में जाएगा? पीएनएल में जाएगा। आंसर चेक करते हैं आप एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे। कहां गया ये? 9th है ना। पहले तो लिखा इन्होंने थ्योरी अकॉर्डिंग टू AS 16 बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक्स। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो बताया। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। बोरोइंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। आमतौर पे जब भी AS 16 बोलता है तो वो तीन ही चीजें यूज करता है नाम काहे के लिए। एक्विजिशन या परचेज एक ही बात होती है लेकिन नाम यही लिखना आप भी, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन। एक्वायर करना, कंस्ट्रक्ट कराना या प्रोड्यूस करना ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट। कह रहा है बोरोइंग कॉस्ट जो एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन की होती है वो भी किसकी किसकी। बोरोइंग कॉस्ट समझ के, बोरोइंग कॉस्ट में 4-5 चीजें आती है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब किसकी? एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ऑल एसेट, नहीं ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा होता है? जिसपे सब्सटेंशियल टाइम लगता है। कह रहा है शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अदर बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है एज एन एक्सपेंस। एज एन एक्सपेंस मतलब कहां लेके जाना है? पीएनएल में इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कैन बी एज शोन बिलो। क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं? यस और नो लिख दिया तो एक ही में यस लिखा है, बाकी सब में नो। पहला वाला ये कॉलम हो गया। मान लो हेडिंग डालनी हो तो पर्टिकुलर्स या आइटम या नेम या कुछ भी, तो वो नाम को ऊपर से देख के लिख लो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग। क्वालिफाइंग एसेट एक था, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ 62,50,000। कैलकुलेशन ये दिखा दिया 80 लाख इंटू 25 करोड़ अपॉन 32 करोड़। बाकी इंटरेस्ट पीएनएल में गया। इन्होंने अलग अलग दिखा दिया, आप भी अलग अलग दिखा देना, अलग अलग कर लोगे तो टोटल 62,50,000 कैपिटलाइज, 17,50,000 ये इट इज अज्यूम्ड। और वो उसके बारे में एक नोट लिखना पड़ेगा ना, काम रुका था तो नोट तो लिखना पड़ेगा। तो लिखा है कि हमने अज्यूम किया कि जो वर्क हेल्ड हुआ था फॉर ए मंथ ड्यू टू हाई वाटर लेवल इज नॉर्मल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सीलिंग एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी सस्पेंडेड फॉर नेसेसरी टेम्परेरी डिले। सर अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए सर ऐसा होता कि वो एबनॉर्मल डिले होता तो क्या करते? तो 62,50,000 का पहले ब्याज निकालते, फिर इसको इंटू 11/12 करते, 11 महीने का इंटू 11/12 वो कैपिटलाइज होता और इंटू 1/12 पीएनएल में जाता। 62,50,000 का फिर दो बाइफर्केशन करनी पड़ते। बट इस क्वेश्चन में हमने जब नॉर्मल सस्पेंशन माना है, नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से सस्पेंड हुआ है, तो फिर तो वो ऐड हुआ है। अब मैं आपको टेंथ में ले चलता हूं, देखते हैं क्या है टेंथ में। रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ ऑन 1 अप्रैल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बॉयलर प्लांट। बॉयलर प्लांट, बॉयलर समझते हैं? हैवी मशीन्स होती है बॉयलर, जिसे चीनी खाते हैं, चीनी, बड़े बड़े बॉयलर्स दिखाएं क्या? दिखा दें आपको बॉयलर्स। गूगल ने जीवन बड़ा आसान कर दिया है देखो। हाँ तुरंत और देख करके ना ये इमेज दिमाग के लिए बैठ जाती है जीवन भर के लिए। बॉयलर, ये रहे इमेजेस, ये देखो इस तरीके के बॉयलर। ये एक तरीके के पता है पोटेंशियल बम होते हैं। हाँ इसका भी अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो टाइम टू टाइम जा करके इसको चेक करता है। इंजीनियर्स होते हैं जो ऑडिट करवाते हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि इसकी टाइमली सफाई नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, बॉयलर फट सकता है। बहुत से ऐसे पास्ट में हादसे हुए हैं, आप नेट पे और गूगल करिएगा। बॉयलर से क्या मतलब, फट चिथड़े उड़ जाएंगे, बम से भी खतरनाक ये है। तो बॉयलर होता है जो बॉयल हो रहा है, बड़ा हैवी टेम्परेचर पे काम हो रहा होता है। तो खैर ये बॉयलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या लग रहा है छोटी, ये इस तरीके देखिए, ये छोटी मोटे की बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है? बड़ी बात हो रही है। यानी क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बॉयलर प्लांट एट 11% के ब्याज पे लोन लिया है। 150 करोड़ का 11% कितना होता है? करना जरा ब्याज भाई। 150 करोड़ का 11% 16.5। आगे क्या हुआ? द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 ईयर। प्लांट हमने को ऐसा लग रहा है 4 साल में बनके कंप्लीट हो जाएगा। सिंस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13% पर एनम, द अकाउंटेंट ऑफ रेनबो लिमिटेड कैपिटलाइज 19.5 करोड़ फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन दिस। ये क्या है मैं समझाता हूं। आप ना एफएम में, आपके जो ग्रुप 2 में है ना, एफएम में एक चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां जहां से हम पैसा लेते हैं ना, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उस चैप्टर में हम लोग को सब सिखाया जाता है कि अगर इक्विटी शेयर से भी पैसा ला रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, प्रेफरेंस शेयर से ला रहे हैं उसकी कॉस्ट ये है ना, डिबेंचर से ला रहे हैं उसकी कॉस्ट ये है, और ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ये। लेकिन सवाल क्या आता है, हम इक्विटी शेयर से जो पैसा ला रहे हैं
उनको जो हम दे रहे हैं बदले में डिविडेंड, क्या वो बोरोइंग कॉस्ट है? आंसर इज नो। इक्विटी शेयर को जो हम पैसा दे रहे हैं वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट तो जो हम लोन ला रहे हैं या डिवेंचर्स कमोटाइजेशन ये सब। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ रखा था, उसने उससे WACC निकाली। ये सब आप सीखेंगे ग्रुप 2 में, सब सीखेंगे, इजी चीज होती कुछ नहीं। वो WACC 19.5 करोड़ आई, मतलब 13% आई। 150 का 13% देखो 19.5 करोड़ होता होगा, 150 करोड़ का 13% WACC आई, 19.5 करोड़। बट ये 13% में इक्विटी की भी कॉस्टिंग जुड़ी होगी, सब कॉस्टिंग जुड़ी होगी। तो उसने 19.5 करोड़ निकाल के कैपिटलाइज कर दिया। अकाउंटेंट बहुत ज्यादा महीन था, महीन हम लोग उसको कहते हैं, छोड़ेंगे बाद में समझाएंगे कभी। अकाउंटेंट ऑफ रेनबो ने 19.5 करोड़ कैपिटलाइज कर दिया फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। पहले तो 19.5 करोड़ कैपिटलाइज होगा क्या? ये 16 कहता है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट इंकर करी ना कि WACC। तो 150 करोड़ का 11% कितना होता है? कितना निकाला था आपने? निकाला था ना 150 करोड़ का 11, 16.5 निकाला था। 16.5 वो कैपिटलाइज होगा। आगे पढ़िएगा, इन्होंने गलत किया है, मतलब अकाउंटेंट ने गलत किया, क्वेश्चन सही है। ड्यू टू सरप्लस फंड आउट ऑफ 150 करोड़। हाँ चलो ये पहले आपको समझा देता हूँ ये क्या कॉन्सेप्ट है, होता है क्लियर करता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ना लोन लिया, अपना कोई प्लांट बनवा रहे हैं, हैवी मशीन्स बनवा रहे हैं, और उसमें से कोई पैसा अभी हमारा यूज नहीं हो रहा। मान लो हमने जैसे इसी क्वेश्चन में 150 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ यूज हो गए, 50 करोड़ यूज होना है 3 महीने बाद। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 50 करोड़ पड़ा है फालतू में, उस 50 करोड़ की मैंने लेट से 3-4 महीने के लिए FD करा दी। आप समझ पा रहे हैं? ताकि उससे थोड़ा सा ब्याज आ जाए। यानी हमने एक लोन लिया, उस लोन का कुछ पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे ब्याज आ गया। अब ये यस कहता है कि सर जब आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट निकालिएगा तो नेट निकालिएगा। यानी अगर आपको 16.5 करोड़ का ब्याज देना पड़ा, 150 का 11%, 16.5 करोड़ का, और आपने सरप्लस फंड को जमा करके डिपॉजिट करके 3.5 करोड़ कमा लिए, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट 16.5 हुई नहीं। 16.5 में 3 करोड़ माइनस करो, 16.5 में 3.5 करोड़ माइनस करो, 13 करोड़। 13 करोड़ ही कैपिटलाइज होगी, समझ गए? कभी भी अगर कमाया उससे तो वो माइनस हो जाएगा। उसी पैसे को, उसी लोन के पैसे को, उसी बोरोइंग अमाउंट को अगर कहीं इन्वेस्ट करके आपने कमा लिया तो उतना बोरोइंग कॉस्ट से रेड्यूस हो जाता है। अभी तक के किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था तो माइनस नहीं करते, कहीं दिया होगा तो माइनस कर देंगे। कह रहे हैं ड्यू टू सरप्लस फंड ऑफ 150 करोड़, इनकम ऑफ 3.5 करोड़ जो हमने अर्न करी थी, उसको उसको क्रेडिट कर दिया पीएनआर। पीएनआर में थोड़ा ना क्रेडिट करना चाहिए, आपको वहीं से कम करना चाहिए, एसेट की कॉस्ट में नेट जोड़ना चाहिए, वो थोड़ा ना पीएनआर में चला जाएगा। कमेंट करना है अब ट्रीटमेंट में। तो बताओ रेनबो का जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया, सही कि गलत? गलत किया है। अब आप घर से इसको पढ़ के आइएगा, फिर एक क्लास एक टर्न इस पे और लगाएंगे हम लोग ये 16 पे, और नेक्स्ट टाइम पे अपना स्कैनर लेके आइएगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब पढ़ के आइएगा, डिस्कस कर लूंगा। ये देखो 13 करोड़ कैपिटलाइज होगा, 13 समझ गए? एक क्वेश्चन 11 है वो डिस्कस कर लेंगे, एक वो आपका समझा देंगे एक्सचेंज वाला फिर से, और फिर स्कैनर के जो आपके डाउट्स हैं वो ले लीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।